हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आपकी पार्टनरशिप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चे थोड़ा सा इससे कंफ्यूज रहते हैं, डरते हैं इससे। डरना वरना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और एक एसएलपी होता है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए जी। तो ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एसएलपी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। देखो नाम से पता लग रहा है, जेएलपी का मतलब क्या होता है? जॉइंट। जब सारे पार्टनर की कंबाइंड पॉलिसी ले लेती है फर्म, फर्म क्या कर रही है? सारे पार्टनर्स की कंबाइंड पॉलिसी ले रही है, उसे हम बोलते हैं जेएलपी। मतलब अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी उस जेएलपी का अमाउंट फर्म को दे देगी, फिर फर्म वो पैसा पार्टनर्स में बांट देगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। तो डेथ के केस में ये होता है। अगर मान लो रिटायरमेंट वगैरह हो रही है तो रिटायरमेंट के केस में, एडमिशन के केस में जेएलपी को सरेंडर कराया जाएगा और सरेंडर वैल्यू ले ली जाएगी और वो अगेन पीएसआर में बढ़ जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि आपको चाहे रिटायरमेंट हो रही हो, एडमिशन हो रही हो, डेथ हो रही हो, आपको ये देखना है कि फर्म को मिलेगा क्या। जो भी मिलेगा वो पार्टनर्स में पीएसआर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ो। जेएलपी, इट इज द पॉलिसी taken by the firm for all the partners all together. प्रीमियम कौन पे करेगा? प्रीमियम इज पेड बाय द फर्म एंड एट मेच्योरिटी वैल्यू विल बी रिसीव बाय द फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन पीएसआर। देखो, जो प्रीमियम पे करेगा मेच्योरिटी वैल्यू उसे तो मिलेगी। तो फर्म ने प्रीमियम पे किया तो फर्म को मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, लेकिन फर्म फिर क्या करेगी? भाई फर्म में कौन है? फर्म में पार्टनर्स है, तो फर्म पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस पैसे को बांट देंगे। जब भी डेथ का केस होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है? डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट आपके लिए रेलेवेंट है, आपको पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। लेकिन जब भी रिटायरमेंट होगी या एडमिशन होगी तो उस केस में आपको सरेंडर वैल्यू लेकर चलनी है, सरेंडर वैल्यू विल बी रिसीव्ड। ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करोगे? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेथ ऑफ अ पार्टनर की, तो डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट इज रेलेवेंट, पॉलिसी अमाउंट रेलेवेंट है। नाउ अगर मान लो जेएलपी पहले से ही बैलेंस शीट में आ रही है, डेथ का केस है और जेएलपी पहले से बैलेंस शीट में आ रही है। एक सिचुएशन बना लो कि मान लो बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जेएलपी ये अमाउंट लिखा है मैंने 90,000 पे आ रही है। ठीक, अब पॉलिसी अमाउंट कितना है? पॉलिसी अमाउंट है लेट से 1,50,000, 150। तो पैसा फर्म को मिलेगा कितना? फर्म को पैसा मिलेगा 150 का, तो एंट्री विल बी बैंक टू जेएलपी 150। ठीक है, लेकिन फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स में कितना पैसा बांटेगी? जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60 ही बांटेगी। सर 60 क्यों? क्योंकि पहले से 90,000 अगर जेएलपी बैलेंस शीट में आ रही है तो फर्म जेएलपी को रेज कर चुकी होगी। आपने थोड़ा बहुत पॉइंट गुडविल में भी देखा था। अगर गुडविल बैलेंस शीट में आ रही होती है तो क्या क्या मतलब होता है कि फर्म ने गुडविल को रेज कर रखा है, पार्टनर्स ने गुडविल को रेज कर रखा है। सेम जेएलपी अगर बैलेंस शीट में एसेट आ रहा है तो जेएलपी पहले से ही रेज हो रखी है। रेज होने का मतलब क्या होता है? रेज होने का मतलब होता है कि पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में उसे पहले से ही क्रेडिट कर चुके हैं। अब देखो 150 मिला, 150 में से 90 तो बैलेंस शीट में आ ही रहा है, तो 90 पहले से उनकी कैपिटल में क्रेडिट होगा ना। अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उनकी कैपिटल भी तो बढ़ी हुई होगी ना, तो कैपिटल में वो 90,000 उनको पहले से मिला हुआ है। अब जो 60,000 रुपए एक्स्ट्रा है वो बांट दो पीएसआर में। ठीक, तो ये तो केस हो गया अगर जेएलपी बैलेंस शीट में आ रही है। अगर जेएलपी बैलेंस शीट में आई नहीं रही, नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो पूरा पैसा मिलेगा 150 और पूरा ही पैसा बढ़ जाएगा 150। सीधा साधा केस। ओके, अगर मान लो जेएलपी रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन है, उस केस में क्या होगा? उसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे जेएलपी खत्म हो जाएगी तो जेएलपी जो रिजर्व होगा वो रिजर्व पार्टनर में नॉर्मली जैसे आप जनरल रिजर्व वगैरह बांटते हो वैसे ही बढ़ जाएगा, वैसे ही क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ अगर एडमिशन या रिटायरमेंट का केस है तो सरेंडर वैल्यू इज रेलेवेंट। सरेंडर वैल्यू आपको देखनी है, पॉलिसी अमाउंट उस केस में किसी काम का नहीं है, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट डेथ होगी तभी तो मिलेगा। अगर डेथ नहीं हुई है, जेएलपी को सरेंडर किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो उस दिन पे जो सरेंडर वैल्यू है वो फर्म को मिल जाएगी। सेम पॉइंट, अगर मान लो एडमिशन और रिटायरमेंट का केस है और जेएलपी जो है वो पहले से ही बुक्स में आ रही है कितने की? 20,000 रुपए की। मतलब मेरी बैलेंस शीट में जेएलपी आ रही है कितने की? शो कर रही है 20,000 रुपए की। ओके जी। नाउ अगर पार्टनर्स
वांट टू कैरी फॉरवर्ड, सरेंडर वैल्यू है 25,000 रुपए की, सरेंडर वैल्यू कितनी है 25,000 रुपए की, और पार्टनर्स उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अब ऐसे पॉइंट आएंगे कि सरेंडर वैल्यू है 25,000 रुपए की, बुक्स में आ रही है 20,000 रुपए की, और पार्टनर कह रहे हैं कि हम बांट नहीं रहे जेएलपी, हम क्या करते हैं जेएलपी को अभी भी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो उस केस में आप उसे नॉर्मली रीवैल्यूएशन के तरीके से तो ट्रीट करोगे। भाई आपकी बैलेंस शीट में जेएलपी का एसेट आ रहा है 20,000 रुपए का, लेकिन एक्चुअली में उसकी वैल्यू है 25,000 रुपए की, कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और आप उसे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो बैलेंस शीट में, तो ट्रीट इट लाइक नॉर्मल रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो ट्रीट इट लाइक नॉर्मल रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, बट दे डज नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि कई बार वो कहते हैं कि भाई बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो वैसी रहेगी, हम एसेट को ऑल्टर नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, हम उसका मेमोरेंडम तरीका करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत याद हो, मेमोरेंडम तरीका करते हैं। मेमोरेंडम तरीके में मैंने बताया था कि जैसा आप गुडविल की एडजस्टमेंट करते हो ना, ये गुडविल होना क्या चाहिए था, होगा क्या, तो सेम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी में भी आप मेमोरेंडम एडजस्टमेंट करके चल सकते हो। एंट्री विल बी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको याद होगा कॉन्सेप्ट। नाउ अगर पार्टनर कहते हैं कि हम इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हो, पैसे ले लो, पैसे लोगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू जेएलपी 25,000 रुपए। अब जेएलपी पार्टनर्स में बटेगी कितनी, 20 तो पहले से शो हो रही है बैलेंस शीट में, रिमेनिंग जो 5,000 रुपए वो 5,000 बांट दोगे, एंट्री विल बी जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स 5,000 रुपए, ये अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, नाउ अगर मान लो इफ जेएलपी इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, अगर जेएलपी बुक्स में नहीं आ रही, बैलेंस शीट में नहीं आ रही, दे डोंट वांट टू शो इट इन द बैलेंस शीट, तो पैसा लो बैंक टू जेएलपी और जेएलपी टू पार्टनर्स बांट दो, ठीक है जी। लेकिन अगर वो शो करना चाहते हैं तो एंट्री विल बी जेएलपी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल रीवैल्यूएशन की तरीके से शो करोगे कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, पहले एसेट नहीं था बुक्स में, अब वो बुक्स में आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स, अकॉर्डिंगली आप रीवैल्यूएशन के थ्रू भी डाल सकते हो, जेएलपी टू रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस वो पार्टनर में अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, जेएलपी का। सेम पॉइंट, अगर जेएलपी रिजर्व बैलेंस शीट में आ रहा है तो उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो, और अगर आप मेमोरेंडम तरीका अपनाना चाहते हो तो गुडविल एडजस्टमेंट की तरह करो। मैं एक बार फटाफट इसको समझ दोबारा कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर मान लो डेथ का केस है, ठीक है जी, डेथ का केस है तो पॉलिसी अमाउंट इज रेलेवेंट। अब डेथ में अगर जेएलपी बैलेंस शीट में आ रही है तो एंट्री विल बी बैंक टू जेएलपी, जितना पैसा उतना पैसा मिलेगा, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, जितना मिला है माइनस जितनी बैलेंस शीट में आ रही है, डिफरेंस अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही आप रेज कर चुके हो, ओके। अगर जेएलपी बैलेंस शीट में नहीं आ रही तो पूरा मिल गया अमाउंट और वो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये तो डेथ का केस है, पॉलिसी अमाउंट पकड़ के चलना है। रिटायरमेंट और एडमिशन का केस है तो आपके लिए वैल्यू रेलेवेंट कौन सी है, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू देखोगे आप, ठीक है जी, सरेंडर वैल्यू देख ली। नाउ इसमें भी दो तरीके आएंगे, बैलेंस शीट में आ रही है, बैलेंस शीट में नहीं आ रही है। मान लो बैलेंस शीट में आ रही है जेएलपी, ओके, और पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमें उसे कैरी फॉरवर्ड भी करना है, तो भैया जितनी सरेंडर वैल्यू है और जितनी आपकी बैलेंस शीट में आ रही है तो नॉर्मल रीवैल्यूएशन की तरीके से ट्रीट कर लो, या तो बढ़ गई होगी वैल्यू या घट गई होगी वैल्यू। अगर वो कहते हैं कि हम बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, तो पैसा मिल जाएगा बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू पार्टनर्स, बैंक टू जेएलपी पूरा सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और जेएलपी टू पार्टनर्स कितना जाएगा, सरेंडर वैल्यू माइनस जितनी बैलेंस शीट में वो वैल्यू आ रही है, ओके। मान लो अगर वो बैलेंस शीट जेएलपी बैलेंस शीट में नहीं आ रही है और वो कह रहे हैं कि हमें इसे शो भी नहीं करना, तो पैसा लो बैंक टू जेएलपी और जेएलपी टू पार्टनर्स, सरेंडर वैल्यू लो कंपनी से और वो पार्टनर्स में बांट दो। और अगर वो कहते हैं कि हम इसे सरेंडर करके वैल्यू शो करना चाहते हैं एसेट में, ठीक है, मतलब सरेंडर वैल्यू को वो बुक्स में शो करना चाहते हैं, पैसा नहीं मांग रहे, तो एंट्री विल बी जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर आप उसे रीवैल्यूएशन की तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ सकती है एग्जाम में, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक। नाउ एक होती है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी कुछ नहीं है, ये पार्टनर्स के इंडिविजुअल नाम पे ली जाती है। ये पार्टनर्स की क्या होती है सर, इंडिविजुअल नाम पे ली जाती है। तो इट इज अ पॉलिसी टेकन बाय द फर्म, लेती फर्म ही है, इन द नेम ऑफ द पार्टनर्स। अगर डेथ ऑफ द पार्टनर है, अगर डेथ ऑफ द पार्टनर है तो क्या होगा, जिसकी डेथ हुई है, जिसकी डेथ हुई है उसके सेपरेट लाइफ पॉलिसी का पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा और बाकी सबके सरेंडर वैल्यू मिलेगी। मतलब सर अगर मान लो एबीसी पार्टनर है, ए की डेथ हो गई तो ए का तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का केस है। देखो ए बी सी इन तीनों की एसएलपी है,
और एक जेएलपीबी है, एक क्या है, जेएलपीबी है। तो केस क्या है, एबीसी, चलो पहले पढ़ लेते हैं। अगर डेथ ऑफ एनी पार्टनर हो रही है तो डिसीज पार्टनर का पॉलिसी अमाउंट मिलेगा और बाकी सबकी सरेंडर वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर रिटायरमेंट और एडमिशन का केस है तो क्या होगा, सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी सब पार्टनर की। अब इसका ना मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो एबीसी पार्टनर है, एक तो इनकी सेपरेट लाइफ पॉलिसी है और एक जेएलपी है। पहला केस पकड़ते हैं, अगर मान लो ए की डेथ होगी, ए की डेथ होगी तो ए का तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, बाकी बी और सी की जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी है उसकी सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और जो जेएलपी है इसका भी पॉलिसी अमाउंट ही मिलेगा, क्योंकि डेथ होगी ना तो जेएलपी का भी क्या मिलेगा, पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी सेपरेट पॉलिसी का पॉलिसी अमाउंट, बाकी पार्टनर्स की सरेंडर वैल्यू और जेएलपी का भी पॉलिसी अमाउंट डेथ के केस में। अगर मान लो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या रिटायर हो रहा है, एडमिशन रिटायरमेंट हो रहा है, ए बी सी की सेपरेट लाइफ और जेएलपी, अगर किसी भी की भी अगर कोई रिटायर हो रहा है, एडमिट हो रहा है तो सबकी ही सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी, सबकी क्या मिल जाएगी, सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो ये केस है सेपरेट लाइफ पॉलिसी का, ये भी हो सकता है एग्जाम में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा जेएलपी का, मतलब आपको पहले वैल्यू निकाल लेनी है, फिर वैल्यू के हिसाब से ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट यही रहेगा जो अभी मैंने आपको कराया है, चाहे जेएलपी हो चाहे सेपरेट लाइफ पॉलिसी हो। बोलो भाई क्लियर है, अब जेएलपी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वन शॉट टाइप वीडियो कह सकते हो जिसमें मैंने आपको एक क्विकली रिवाइज करा दिया। इसका क्वेश्चन आरटीबी में तो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन हाँ मुझे यहाँ मिला, ये मिलेगा आपको रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, एक इलस्ट्रेशन है, इसको देख लेते हैं। देखो रेड ब्लैक व्हाइट, रेड व्हाइट ब्लैक शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 दे टुक आउट जेएलपी इन 2016 फॉर 50,000, प्रीमियम है 3,000 रुपए, पेड एनुअली ऑन 10th जून, सरेंडर वैल्यू 31 दिसंबर को 2016 में तो निल है, 17 में 900 है, 18 में 2000 है, 19 में 3600 है। देखो जितनी पॉलिसी पुरानी होती रहेगी ना सरेंडर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पुरानी पॉलिसी होगी तो प्रीमियम ज्यादा पे हो गया होगा, प्रीमियम ज्यादा पे हो जाएगा तो कंपनी ज्यादा वैल्यू दे सकती है। ब्लैक रिटायर हो गया, कब रिटायर हो गया, 15 अप्रैल 2020 को रिटायर हो गया। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन, कोई जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं है, तो जेएलपी का प्रीमियम फर्म पे कर रही है, तो हर 10 तारीख को प्रीमियम पे करिए, तो एंट्री विल बी जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वो पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है। पीएनएल अकाउंट में जेएलपी राइट ऑफ हो गया, ठीक। नाउ जेएलपी अकाउंट में क्या होगा, पैसा मिलेगा कितना, 3600 रुपए। 3600 रुपए कहां से आया, देखो ये 15 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, कब रिटायर हो रहा है, 15 अप्रैल को, तो उस टाइम पे सरेंडर वैल्यू क्या है, जो लेटेस्ट सरेंडर वैल्यू है 3600 रुपए, वो मिल जाएगी। अगर 15 अप्रैल को भी सरेंडर वैल्यू अवेलेबल होती तो मैं 15 अप्रैल वाली सरेंडर वैल्यू लेता, तो एंट्री विल बी बैंक टू जेएलपी, फिर जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई अकाउंट मेंटेन नहीं है तो एंट्री क्या बनती है, बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। उसके बाद सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि अगर जेएलपी अकाउंट मेंटेन करते हो आप सरेंडर वैल्यू बेसिस पे, तो जेएलपी अकाउंट इस तरीके से बनेगा, पहले आप प्रीमियम पे करोगे टू बैंक, बाय पीएनएल अकाउंट राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। फिर जेएलपी अकाउंट में अगेन 10 तारीख को प्रीमियम पे किया 3000 रुपए, अब आपको जेएलपी का सरेंडर वैल्यू कितनी रखनी है, 900 रुपए, और प्रीमियम कितना राइट ऑफ करोगे पीएनएल अकाउंट में, 2100 रुपए, फिर 900 रुपए का बैलेंस आ गया, 3000 रुपए फिर प्रीमियम पे किया, रखना है आपको 2000 रुपए, तो 1900 राइट ऑफ किया। ऐसे करते करते आपके पास अंत में जो पैसा मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 3600 रुपए मिल जाएगा बाय बैंक, ठीक है, और पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे और आपका काम यहां पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अकाउंट देख लेना अगर जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन, ठीक है। और जेएलपी का डेथ में मिल सकता है क्वेश्चन, डेथ में देख लेता हूं कोई क्वेश्चन हो जेएलपी का। ये सब तो कॉन्सेप्ट है, मैं बता ही चुका आपको। देखो सेपरेट लाइफ पॉलिसी का केस है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में मान लो ये एग्जांपल देखते हैं, सोना, गब्बू एंड अमित आर पार्टनर्स 3:1:1, पॉलिसी ले रखी है, सोना की 1 लाख रुपए की सेपरेट लाइफ पॉलिसी है और 10,000 सरेंडर वैल्यू है, गब्बू की इतनी, अमित की इतनी। वो कह रहा है अगर मान लो अमित की डेथ हो जाती है तो अमित की डेथ हो जाएगी तो अमित के तो पूरे 3 लाख मिलेंगे,
और जो सोना गब्बू की सरेंडर वैल्यू है वो भी मिलेगी। तो यानी कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 3 लाख प्लस 20 प्लस 10, 330 का 1/5 जिसकी डेथ हुई है उसे मिल जाएगा, 66,000 उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ये मेथड्स देख लेना, इलस्ट्रेशंस देख लेना, आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। देख लो एक बार, ये देखो, इफ जेएलपी डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, फर्म विल गेन ऑन द डेथ ऑफ, अब मान लो एबीसी पार्टनर्स हैं 532, उन्होंने जेएलपी लिए 1 लाख रुपए की, एक ही डेथ होगी तो फर्म को 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे, जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं है तो बैंक टू जेएलपी और जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब में राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जेएलपी बैलेंस शीट में आ रही है तो एबीसी पार्टनर है 532, उन्होंने जेएलपी ली 1 लाख रुपए की, जो बैलेंस शीट में 10,000 रुपए पे आ रही है, अब एक ही डेथ हो जाती है तो फर्म को 1 लाख मिलेगा, तो बैंक टू जेएलपी 1 लाख रुपए, लेकिन पार्टनर्स में कितना बढ़ेगा, 90,000 रुपए, क्योंकि 10,000 तो पहले से बैलेंस शीट में आ रही है, वो पहले से रेज कर चुके होंगे, तो 1 लाख माइनस 10, 90,000 इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो एबीसी पार्टनर है 532, उन्होंने जेएलपी ली 1 लाख रुपए की, बैलेंस शीट में वो 10,000 रुपए पे आ रही है, अलॉन्ग विद द जेएलपी रिजर्व, तो एक ही डेथ हो जाती है, 1 लाख रुपए मिल रहा है कंपनी से, तो क्या होगा, देखो 1 लाख रुपए की जेएलपी और जेएलपी पार्टनर में 90,000 रुपए बढ़ जाएगी, और जेएलपी जो रिजर्व था 10,000 रुपए का आपने रिजर्व बना रखा है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा और वो भी पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जेएलपी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप क्लियर है जेएलपी का कॉन्सेप्ट, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए फिर कर लेना आप जेएलपी के कॉन्सेप्ट को, बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बाय।